दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये वीडियो होगा आपका CDP बाल विकास मनोविज्ञान का दोस्तों, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान आपका CTET में बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आप अगर अच्छे से मेहनत कर देंगे तो 30 में 30 नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते भी हैं लोग। तो दोस्तों बहुत कम समय बचा है, अब मात्र 13 दिन का समय बचा है आने वाले CTET 31 जनवरी 2021 की परीक्षा में। और कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों मैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों CTET के बेहतरीन 100 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि लगातार धुआंधार 100 प्रश्न होंगे दोस्तों, और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आपकी आगामी 31 जनवरी की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन को जो कि होगा आपका बाल विकास मनोविज्ञान का 100 ताबड़तोड़ प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पर। आज प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए धैर्य और दृढ़ता आपका यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न कह रहा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। दोस्तों सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ऑप्शन सी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो दोस्तों दूसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। तो तीसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात सीखने की प्रक्रिया की विशेषता जो नहीं होगा वो आपका शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यह कथन आपका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही जो है चौथा विकल्प शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यह आपका ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि यही आपका सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। क्योंकि दोस्तों सीखना कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी हर पल हर मिनट हर सेकंड कुछ न कुछ आदमी सीखता रहता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही एक स्थान हो जहां पर आदमी सीखे या अधिगम प्राप्त करे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न दोस्तों कह रहा है डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो दोस्तों 4 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर बी आपका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है यह एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है दोस्तों। क्यों माना जाता है? क्योंकि क्लास में बच्चा तभी प्रश्न पूछेगा जब वो एक्टिव होगा, अभिप्रेरित होगा। इसलिए दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना यह दर्शाता है कि एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक यह हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि। तो दोस्तों यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है परंतु विद्यालय में वह काफी बात करती है। क्यों बात करती है? क्योंकि विद्यालय में उसकी बात को माना जाता है, उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात को तवज्जो दी जाती है, इसलिए उस आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका छठवां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी शिक्षा मनोविज्ञान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का यह क्षेत्र होता है और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का यह उद्देश्य होता है दोस्तों कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का
समझने का प्रयास करे, यानी कि वो समझे शिक्षक कि हमारा विद्यार्थी का क्षमता क्या है और वो आगे क्या कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका सी पर शिक्षा मनोविज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है यह शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि सीखना जब भी होगा, जब भी आप अधिगम करेंगे तो अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा हमेशा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का, इंटरेस्ट का विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो दोस्तों निचली कक्षाओं में ध्यान दीजिएगा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वह दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात जो छोटे क्लास होते हैं, जैसे कि 1 से 5 तक के जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं, उनमें शिक्षण की खेल पद्धति होती है वह विकास और वृद्धि के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न कह रहा है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है सीखने के प्रभाव नियम पर। दोस्तों सीखने का प्रभाव नियम यह दर्शाता है, या सीखने का प्रभाव नियम यह कहता है कि बच्चा अगर अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी कि बच्चा भूतपूर्व में जो चीज़ें पहले के समय में जो चीज़ें बच्चा सीखा है उसी को वह बाद में भी अपनी नई कंडीशन में, नई स्थिति के अनुसार भी पुरानी प्रक्रियाओं के आधार पर ही नई प्रक्रिया को शुरू करता है। तो ऑप्शन में आपका ए यहाँ पर सीखने का प्रभाव नियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रणमुखी भूमिका निभाना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सीखेंगे और उसमें माता पिता अगर भागीदार होते हैं, शामिल होते हैं, तो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है और वो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रणमुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट 11वां प्रश्न कह रहा है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? दोस्तों सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। और गेस्टाल्टवादियों में कौन था? कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। 12वां प्रश्न अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों जो अल्पवयस्क बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उनमें अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों को अग्र और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे अभी वयस्क नहीं हुए हैं उनकी सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अभिभावक अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वह बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी बेहतर और सीख पाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न कह रहा है डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेतक डैश। नेक्स्ट आपका दोस्तों 14वां प्रश्न कह रहा है डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में विवेचित किया जाता है। तो दोस्तों यह विवेचित किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो दोस्तों शिक्षण की खेल विधि जो आधारित है वह आधारित है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दोस्तों शिक्षण की खेल विधि आधारित होता है। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। दोस्तों अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो होता है दोस्तों ये आपका नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है दोस्तों, निर्माण करता है। अर्थात अधिगम की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होता है यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का निर्माण करता है दोस्तों। तो ऑप्शन में आपका डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न कह रहा है कि श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है दोस्तों। तो श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन में दोस्तों, दृश्य साधन में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी यहां पर 17 नंबर के प्रश्न में राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षण कुशलता से जो संबंधित है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी दोस्तों, क्योंकि श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये सभी का सभी दोस्तों आपका शिक्षण कुशलता से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, दोस्तों कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न कह रहा है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है आप। तो दोस्तों अगर एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी भी नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर में उनको मिलने का समय क्यों नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट आपका 21वां अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है। तो दोस्तों पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होता है। किस पर? उनके अभिभावकों के, उनके माता पिता, उनके गार्जियन के चित्तवृत्ति पर आधारित होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 22वां प्रश्न कर रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। दोस्तों एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यही होता है शिक्षक को साधन संपन्न होने का मतलब। तो ऑप्शन में आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न कह रहा है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि। तो दोस्तों आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऑप्शन में आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराया जाए। तो ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। दोस्तों शिक्षण का सत्तावादी स्तर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित, अर्थात ऐसा कक्ष, ऐसा क्लासरूम जिसमें केवल शिक्षक ही सारा काम करता हो, विद्यार्थी भी बिल्कुल निष्क्रिय हों, तो वह कक्षा आपका सत्तावादी होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं है वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विभेदीकरण स्तर, अर्थात विभेदीकरण स्तर जो है यह आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26वां अगला प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप। तो दोस्तों अगर एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। तो ऑप्शन में आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27वां अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो दोस्तों अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा जो उपचार होगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी निदानात्मक शिक्षण। दोस्तों निदानात्मक शिक्षण जो है यानी कि निदान करना, किसी समस्या का हल निकालना, निदान करना होता है दोस्तों। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। दोस्तों एक शिक्षक विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर के अनुप्रेरित कर सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर पुरस्कार देना बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। दोस्तों मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उसके विकास का मतलब है दोस्तों, उसके विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर अभिव्यक्ति बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि इनमें से सभी दोस्तों अर्थात बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, इन तीनों का अच्छी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, मनोचित्रण का संदर्भ है। दोस्तों मनोचित्रण का संदर्भ है ऑप्शन नंबर डी मन के प्रकार का अन्वेषण। दोस्तों मन के चित्रण यानी मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। दोस्तों विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का जो कारण है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। दोस्तों समस्या जो अगर किसी बालक के साथ कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान अगर कोई शिक्षक समझा करके विनम्रता के साथ उस समस्या का समाधान करता है तो बालक आपसे कभी भी डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा और वो स्कूल से भागेगा नहीं। परंतु अगर कोई शिक्षक बालक के किसी समस्या को मार पीट कर, डरा कर, धमका कर अगर ऐसा काम करता है तो बच्चा डर जाएगा, सहम जाएगा और वो स्कूल छोड़ के भागना चालू कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33वां अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए। दोस्तों विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए दोस्तों समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34वां अगला प्रश्न, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ विद्यार्थी शिक्षक को बधाई पत्र भेज रहे हैं, तो अगर आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप उन्हें धन्यवाद देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर धन्यवाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 35वां अगला प्रश्न, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि। तो दोस्तों जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36वां अगला प्रश्न, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 37वां अगला प्रश्न, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर अच्छी लिखावट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्यामपट्ट पर लिखते समय अगर आपकी अच्छी लिखावट नहीं है तो किसी को भी आपकी राइटिंग समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर अच्छी लिखावट होना बहुत जरूरी है श्यामपट्ट पर लिखते समय। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? दोस्तों अगर आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि आखिर में बच्चा क्यों देर से आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो दोस्तों विद्यालय में विद्यार्थियों को गहन अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर का सी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? दोस्तों सकारात्मक दंड का निम्न में से जो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना दोस्तों।
जब आपके मित्र आपका मजाक उड़ाते हैं तो इससे दोस्तों ये एक तरह से आपका पॉजिटिव, आपका एक तरह से आप सकारात्मक दंड इसको मान सकते हैं। यानी कि बच्चे जब आपके ग्रुप में आप ही के दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये एक तरीके से दंड है और ये सकारात्मक दंड का उदाहरण है। तो ऑप्शन का ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 41वां पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों जो कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है वह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। अर्थात यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अर्थात अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया जो है, जो अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा था। नेक्स्ट आपका 42वां अगला प्रश्न, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो दोस्तों किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको अभ्यस्तता कहा जाता है। यानी कि किसी काम को करते रहने से अगर आपके अंदर किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाए, यानी कि आप उस काम को बहुत हैबिट से कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप उससे अभ्यस्त हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 43वां अगला प्रश्न 43, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों जो नहीं करना चाहिए वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अर्थात विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए अध्यापक को दबाव देकर किसी बात या विचार को मनवाना नहीं चाहिए विद्यार्थियों को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वां अगला प्रश्न कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में जो कथन सही है वह दोस्तों आपका ये चारों ऑप्शन सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। और बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। और सी, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैंतालीसवां प्रश्न, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका विस्थापन। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात दिमाग चेंज होता है। यानी कि अगर बच्चे गुस्सा में है, कोई उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा गुस्से में है, तो उनको अगर खेलने के लिए भेज दिया जाए तो उनका जो दिमाग है वो बट जाता है, गुस्सा उतर जाता है। तो यही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 46वां अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों आपका 46 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी 40 दोस्तों। अर्थात एक शिक्षक पर 40 विद्यार्थी होने चाहिए। ये आपका दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बताया गया है 1 से 5 तक में, यानी कि प्राथमिक स्तर में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर 40 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47वां अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों जो सत्य नहीं है शिक्षण के बारे में वह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अन्वेषण है। दोस्तों यही कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका जो है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
48वां प्रश्न कह रहा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है दोस्तों, यह जो उदाहरण है, यह उदाहरण है मेरे मित्रों आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का। यानी कि दोस्तों बच्ची जो है वो माता के बताने पर वो जो काम है वो उसी तरीके से करती है, तो ये श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 49वां अगला प्रश्न कर रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा में जो समावेशित किया जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात प्रशंसा एवं दोषारोपण को भी समावेशित किया जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा में, प्रतिद्वंद्विता को भी समावेशित किया जाएगा, पुरस्कार एवं दंड को भी समावेशित किया जाएगा और परिणाम का ज्ञान को भी समावेशित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित करने के अंतर्गत। 50वां प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अर्थात समाज में जो बच्चा देख करके दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है न कि अपने आंखों से देख करके, तो ये दोस्तों आपको क्या है, सामाजिक अधिगम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 51 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 51 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अधिगम निरोगता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। यानी कि सीखने में जो सीखने की प्रक्रिया में जो त्रुटि हो रही है, अवधान हो रहा है, वही दोस्तों क्या है, अवधान संबंधी विकार कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका 52 नंबर पर अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत जो कारक होगा वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं उनकी उम्र, यानी कि लड़का या विद्यार्थी किस उम्र में परिपक्व होता है उसके हिसाब से उसके आयु के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी कि बच्चा अगर जो है वो 16-17 साल का है तो वो क्या है, परिपक्व है और वो किसी बात को बहुत गंभीरता से सोचेगा और समझेगा। वही अगर बच्चा छोटा है तो वह किसी बात को बहुत हल्के में लेगा और उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये होता है परिपक्वता एवं आयु। यही जो होता है परिपक्वता एवं आयु वो अधिगम को प्रभावित करने का व्यक्तिगत कारक होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम यानी कि बेहतरीन रूप से जो प्रदर्शित करता है वह करता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्ष्य की ओर निर्देशन। यह दोस्तों आपका जो है यह कथन आपका किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर अगला प्रश्न, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे एक सप्ताह के लिए जो निर्धारित किए गए हैं वह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटा एक शिक्षक को पढ़ाना होगा एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते का टारगेट है 45 घंटा, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर पर अगला प्रश्न करेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को इनमें से सभी यानी कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बी पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा और सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये तीनों जो है दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के दायित्व को पूरा करने के लिए होगा दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 57 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो। दोस्तों अगर किसी कक्षा में विद्यार्थी ऊँघते हुए यानी जम्हाई लेते हुए पाए जाएं तो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी उपरोक्त सभी, यानी कि कक्षा के भौतिक वातावरण में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन में डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर अगला प्रश्न, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। दोस्तों अच्छा शिक्षण जो प्रकार्य है यह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। अर्थात अच्छा शिक्षण का जो कार्य है वह शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का प्रकार्य होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है। तो दोस्तों सर्वाधिक सही जो कथन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता हो, यानी कि निरंतर वो कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर पर अगला प्रश्न कर रहा है कि छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में जो भावना होनी चाहिए वह होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में सुधार पैदा करने के लिए। यानी कि छात्रों को दंड देते समय अध्यापक ये विचार मन में करे कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं इससे बच्चे को सुधार होगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि अच्छा अध्यापक वह है जो, दोस्तों अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वही आपका अच्छा अध्यापक होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सत्य नहीं है वह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, यही कथन आपका गलत हो जाएगा। अर्थात शिक्षक कभी भी जन्मजात नहीं होते हैं, कोई भी आदमी कभी भी शिक्षक बन सकता है, बस उसके लिए उसके अंदर लगन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 63 नंबर अगला प्रश्न, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, यानी कि शिक्षक को खुद पढ़ना चाहिए और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को वो और ज़्यादा ज्ञान दे सके। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 64 नंबर अगला प्रश्न, शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा दोस्तों जिसकी आवश्यकता पड़ती है वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों की। अर्थात शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा अभिरुचि और सकारात्मक अभिवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर दोनों, उपरोक्त दोनों की राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता हो। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता हो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर 65 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है 66, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका परिणाम, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 67 नंबर अगला प्रश्न करेगा कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। दोस्तों स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में जो हमारा विचार होगा एक शिक्षक होने के नाते वह होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर शिष्टाचार की भावना उत्पन्न हो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 कह रहा है कि यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां, दोस्तों यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां पर क्या करेंगे। आप वहां पर शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे और अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 कह रहा है कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है।
दोस्तों शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षण क्या है? दोस्तों आपके विचार में शिक्षण क्या है बताइएगा। आपके विचार में शिक्षण दोस्तों एक कौशल है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर एक कौशल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 71 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूं उस पर ध्यान न दो अपितु मैं जो कहता हूं उसका अनुसरण करो तो दोस्तों 71 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक का व्यवहार और शिक्षक का रहन सहन, शिक्षक की हर चीजें जो है बच्चे फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर कोई शिक्षक यह कहता है कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान न दो, जो मैं कह रहा हूँ उसको बस अनुसरण करो, तो ये कोई बात नहीं हुई दोस्तों। शिक्षक एक आइडियल है, शिक्षक एक मॉडल है, बच्चों का रोल मॉडल होता है। किसी भी स्कूल में एक शिक्षक जो होता है बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है वह बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि छात्रों पर इसका प्रभाव जो है इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि शिक्षक जो है वो दारू पीता है, दारू पी कर क्लास में पढ़ाए, तो पढ़ा भले अच्छा रहा है लेकिन दारू पी रहा है तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें गूंजेगी, उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 72 अगला प्रश्न, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग हो। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे और अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। एक ऐसे छात्र पर गर्व होना चाहिए शिक्षक को जो ये तीनों काम करे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 73 नंबर अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप, तो दोस्तों यदि आपकी क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और फर्नीचर कम है, बैठने का सीट कम है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 74 नंबर अगला प्रश्न, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि, दोस्तों नई नई बातें सीखने के लिए यह आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों को साथ पकड़ा जाए और नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। तो ये उपरोक्त सभी आपका जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर अगला प्रश्न, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, आप इस कथन से, तो दोस्तों आप इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं दोस्तों। क्योंकि कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रूप से सहमत हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर 76 कह रहा है कि आपकी श्यामपट्ट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों इस पर जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रतिक्रिया होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्यामपट्ट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 77 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नताएं पाए जाने का प्रमुख कारण निम्न में से सभी है केवल एक को छोड़कर। तो दोस्तों किसको छोड़कर बाकी सभी जो है वो भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों ये 77 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, यह दोस्तों आपका इसको छोड़ करके बाकी दोस्तों जो है वो प्रमुख कारण है उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 78 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के 100 धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला में स्कूलों में पठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों जो प्रतिक्रिया आपकी होगी एक शिक्षक होने के नाते वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर पर अगला प्रश्न 79 कह रहा है कि एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। दोस्तों एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता।
तो अहंकार किसी भी शिक्षक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है दोस्तों। घमंड नहीं होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 80 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। दोस्तों एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम हो सकता है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। यानी कि बच्चा अगर अभद्र है, असामाजिक है, तो उसको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 81 नंबर अगला प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें। दोस्तों शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। यानी कि शिक्षक को यह संतुष्टि मिलती है कि वह जो काम कर रहा है उसका उत्तर उसको तुरंत मिल जा रहा है। यानी कि जो रिजल्ट है, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर जो है लड़का अगर मेरे सामने तुरंत दे रहा है तो उससे बड़ा संतुष्टि मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं आपको तुरंत ये प्रश्न बताया हूँ 81 नंबर का, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे अगर तुरंत पूछ रहा हूँ और आप तुरंत उसका जवाब दे रहे हैं सही सही, तो मुझे कितना खुशी मिलेगा। मुझे खुशी मिलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 82 नंबर अगला प्रश्न, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। दोस्तों इसका संभावित कारण हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों, अर्थात विद्वता का दुरुपयोग या शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। दोस्तों शिक्षक वही बन सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो और पढ़ाने का कला भी हो, शिक्षण का तकनीक भी हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान होता है, बहुत जानकारी होती है, परंतु वो पढ़ा नहीं पाएंगे। आपके अंदर लाख ज्ञान भरा हो लेकिन आप किसी को उस बात को समझा नहीं पा रहे हैं तो उस ज्ञान का, उस कौशल का कोई मतलब नहीं है। और आप कुछ भी नहीं जानते हैं परंतु आपके अंदर व्यक्त करने की क्षमता अच्छी है, आपके अंदर टेक्निकल जानकारी, जैसे कि आपके अंदर कौशल अच्छा है। आप भले 2 लाइन का आंसर बताते हैं लेकिन 2 ही लाइन का आंसर आप इतने अच्छा तरीके से बताते हैं कि सामने वाले बच्चे को तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। तो यही होता है दोस्तों, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनके पास जानकारी बहुत होती है लेकिन वो सही तरीके से उसको पढ़ा नहीं पाते हैं, और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके पास जानकारी कम होती है लेकिन उनके पढ़ाने का कला बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से लड़कों को पढ़ा ले जाते हैं कम जानकारी होने के बावजूद भी। तो कभी भी जानकारी माने नहीं रखता है, माने रखता है कि आप किस तरीके से बच्चे को समझा पाने में सफल हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी दोस्तों राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 83 नंबर अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। दोस्तों हमारे अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति जो होनी चाहिए वह होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बालक केंद्रित। यानी कि हम जो शिक्षण का योजना बना रहे हैं उसमें बालक जो है वो मुख्य बिंदु होना चाहिए, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है वो बालक के लिए ही हो रही है, विद्यार्थियों के लिए ही हो रही है। तो बालक केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर अगला प्रश्न, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि। दोस्तों विद्यालय में अगर अनुशासनहीनता उत्पन्न हो रही है तो उसका कारण मैं ये मानता हूं कि अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव है। अध्यापक जब तक अपने ओर से बच्चों को ज़्यादा छूट देगा तभी जाकर बच्चे जो है वो अनुशासनहीनता करते हैं, यानी कि अभद्र व्यवहार करते हैं। अगर शिक्षक एक अनुशासन वाला है, यानी कि वो क्लास में कभी भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करता है, अपना रवैया ढीला नहीं करता है, तो बच्चे कभी भी क्लास में अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अगर शिक्षक ही बहुत ढीला ढाला रहेगा, ना सही समय से क्लास में आएगा, ना सही से पढ़ाएगा, तो बच्चे भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका अगला प्रश्न 86 नंबर पूछ रहा है, एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया है लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं, आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक शहरी टीचर हैं और गांव में पढ़ाने के लिए आप ग्रामीण बच्चों को जा रहे हैं तो बच्चे आपसे डर रहे हैं, तो आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा कार्य देंगे।
तो दोस्तों ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 87 नंबर अगला प्रश्न, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होगा। दोस्तों इस विचार से मैं बिल्कुल सहमत हो जाऊंगा, क्योंकि हर बच्चे को ये छूट होनी चाहिए, यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने अनुसार अपना व्यवसाय चुने। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 88 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहां पूजा के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप एक शिक्षक हैं, तो आप मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग न करें, जिससे बच्चों का ध्यान उधर उधर न जाए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 89 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोहों में भाग लेने से कतराता है तो दोस्तों जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोहों में भाग लेने से कतरा रहा है यानी कि भाग रहा है, तो दोस्तों उस परिस्थिति में हम शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लें तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो अगर बच्चा डर रहा है, सामाजिक समारोह में भाग नहीं ले रहा है, तो मैं खुद से उसमें भाग लूंगा और उसमें मैं अपना जो है कला दिखाऊंगा और मुझे देख करके बच्चा वो भी प्रोत्साहित होगा और वो भी मेरे साथ वो काम करेगा। तो ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 90 नंबर अगला प्रश्न कर रहा है कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो दोस्तों अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई गलती कर रहे हैं और वही छात्र कोई आपकी गलती को पकड़ ले रहा है, तो आप उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। यही होता है एक अच्छे शिक्षक की निशानी। ऐसा नहीं है कि आप गलत पढ़ा भी रहे हैं और बच्चे को डांट भी रहे हैं, वो आपकी गलती पकड़ लिया है। अगर गलत पढ़ा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि हाँ हमने गलती किया, अगले बार मैं आपको सुधार दूंगा, अगले बार में हम उस गलती को सुधार करके सही से पढ़ाएंगे, ये बात मान लीजिए तो सही है। नहीं तो ऐसा नहीं कि गलत पढ़ा भी रहे हैं और बच्चे को धमका रहे हैं कि तुम हमारी गलती क्यों पकड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 91 नंबर अगला प्रश्न करें कि यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो दोस्तों अगर किसी बच्चे में स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप उसे समझा कर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 92 नंबर पर पूछ रहा है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सुझाव देंगे। दोस्तों शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अगर हमसे सुझाव मांगा जाए तो हम क्या सुझाव देंगे? हम सुझाव देंगे कि ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए। तो ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है। दोस्तों हमारी दृष्टि में शिक्षण जो काम है वह दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर ए, चुनौती भरा आनंददायक काम है। क्योंकि बच्चों को 40-50 बच्चों को एक साथ पढ़ा करके उनके साथ अपने आप को समायोजित करना यह एक चुनौतियों भरा काम है, परंतु आनंददायक भी होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 94 नंबर अगला प्रश्न, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा। दोस्तों हमें शिक्षा ग्रहण इसलिए करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही उच्च शिक्षा प्रदान करें। यह जो है आजकल का डिमांड हो गया है कि मतलब भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, न कि इसमें कहीं कोई वो ऐसा नहीं है। आप हिंदी भाषा में भी बहुत बड़े उच्च ज्ञानी बन सकते हैं, संस्कृत भाषा में भी आप उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 96 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। दोस्तों प्रभावी शिक्षण के लिए जिस शर्त को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक उदाहरण देकर के पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। अर्थात बच्चे के सामने, बच्चे के आसपास समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो बातचीत हो रहा है, उसी का उदाहरण देंगे और तब बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ लेगा, क्योंकि बच्चे ने उस चीज़ को आसपास कहीं ना कहीं देखा है, समझा है, तो उस चीज़ को कल्पना करके बहुत जल्दी समझ लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 97वां अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। दोस्तों अध्यापक जो होता है यह समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक जो होता है वही समाज का निर्माण करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 98वां अगला प्रश्न, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे। दोस्तों अध्यापक बन जाने के बाद जो अध्यापक रुचि लेंगे वह छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में रुचि लेंगे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। क्योंकि अध्यापक बन जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कंधों पर लाखों करोड़ों बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो भी किसी न किसी माँ बाप का बच्चा है और वो बच्चा आपके पास आ रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे और किस लायक बनाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। दोस्तों स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए जो आवश्यक है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी दोस्तों, क्योंकि स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना बिल्कुल सही बात है। अध्यापकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना ये भी सही बात है, और समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 100 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। CTET 2021 के लिए CDP बाल विकास मनोविज्ञान के 100 धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला में, जो कि अंतिम समय का ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा, निम्न में से किसे आप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों सबसे ऊपर जिनको रखेंगे वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में पहुंचने के बाद शिक्षण को। अर्थात वरीयता क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम क्लास में पहुंचेंगे तो हमारा ध्यान यही रहेगा कि हमको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या शिक्षण देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 100 प्रश्नों का ये बाल विकास मनोविज्ञान का रिवीजन क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं इसका अगला पार्ट फिर से 100 प्रश्नों का बहुत ही बेहतरीन लेकर के आऊँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपका CTET 2021 के लिए लगातार पेपर 1 और पेपर 2 सभी के क्लास लगातार चलाए जा रहे हैं दोस्तों। तो CTET की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ ले पाएंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट आप लोग करेंगे, तभी मैं इसका अगला पार्ट 100 प्रश्नों का फिर से लेकर के आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।